नमस्ते विद्यार्थियों, जेसीईआरटी के डीजी स्कूल में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत हम 8वीं कक्षा के इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं और अभी हम इतिहास के दूसरे अध्याय जिसका नाम है व्यापार से साम्राज्य तक। तो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर के पेज नंबर 20 यानी कि पेज नंबर 20 पे आप देख सकते हैं लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि, जिसको कंपनी का फैलता साम्राज्य इस शीर्षक के तहत अध्ययन की पाठ्यवस्तु उपलब्ध कराई गई है। तो आप इसमें देख सकते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय रियासत का अधिग्रहण करने के लिए सीधे सैनिक हमला न करके राजनीतिक, आर्थिक और कूटनीतिक साधनों का सहारा लिया। कहने का मतलब यह है बच्चों कि सीधे सीधे किसी राज्य पर हमला ना करके उसके साथ राजनीतिक दोस्ती बनाई गई, आर्थिक रूप से उसको कमज़ोर किया गया और डिप्लोमेटिक तरीके से कूटनीतिक साधनों का उपयोग करके उसे अपने बस में किया गया। तो कंपनी ने भारतीय रियासतों में क्या किया और किस प्रकार से अपनी नीतियां लागू करवाईं, उसको अभी हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आपने लॉर्ड वेलेस्ली का नाम सुना होगा। लॉर्ड वेलेस्ली 1798 से लेकर 1805 तक भारत में रहा। ये ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर जनरल था जो कलकत्ता से शासन चलाना चाहता था और चला भी रहा था। तो इसके द्वारा एक संधि लाई गई जिसको हम लोग लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि कहते हैं, सब्सिडियरी अलायंस ऑफ लॉर्ड वेलेस्ली। तो इसमें क्या था बच्चों? इसमें था कि इस संधि को स्वीकार करने वाले राजाओं को ब्रिटिश फौज रखनी होती थी। बच्चों, राजाओं को इसलिए क्योंकि उस समय तत्कालिक परिस्थितियों में भारत में बहुत सारे राजे महाराजे थे और वे आपस में लड़ते भी थे और आपस में द्वेष भी रखते थे। तो इसमें अंग्रेजी सरकार जो है वो आश्वस्त करती थी कि हम आप लोगों को दो चीज़ों से बचाएंगे। वो दो चीज़ें क्या थी? पहली चीज़ थी बाहरी खतरा, जिसको हम लोग अंग्रेजी में कहेंगे एक्सटर्नल डेंजर, और दूसरी थी आंतरिक गड़बड़ी, इंटरनल डिसऑर्डर। मतलब बहुत सारे राज्यों में, बहुत सारे किंगडम में आप देखेंगे कि कहीं पे सेनापति जो हैं वो विद्रोही हो जाते हैं और राजा का शासन को समाप्त कर देते हैं, जैसा कि मैसूर में हुआ था। वोडियार वंश के राजाओं को समाप्त करके वहीं का एक साधारण सिपाही जो बाद में सेनापति भी बना था, हैदर अली, उसने राज्य अपने हाथ में ले लिया था। तो दो चीज़ें थी, एक तो था बाहरी खतरा और दूसरा था आंतरिक गड़बड़ी, जिससे कि लॉर्ड वेलेस्ली अपनी संधि के माध्यम से ये आश्वस्त करता था कि आप चिंता मत करो, हम आपके साथ हैं। तो इसमें क्या होता था बच्चों? इसमें यह होता था कि इस संधि को जो भी स्वीकार करता था उसको अपने मतलब जो अपना जो किला था वहाँ पे ब्रिटिश फौज रखनी पड़ती थी, ठीक है। और इसके अलावा क्या होता था बच्चों? एक रेजिडेंस रखना पड़ता था। आप कहेंगे रेजिडेंस क्या होता है? तो भारतीय शासकों को अपने दरबार में एक अंग्रेज ऑफिसर को भी रखना होता था जिसे रेजिडेंट कहा जाता था। सतही तौर पर यह व्यवस्था भारतीय शासकों को सुरक्षा प्रदान करती थी, मगर असल में उसकी आज़ादी खत्म हो जाती थी। देखिए बच्चों, यहाँ जो एक तस्वीर देख रहे हैं, एक मकान नुमा एक जो रहने का स्थान यहाँ जो दिखाई दे रहा है, ये रेजिडेंट है लखनऊ का। तो अवध के नवाब जहाँ थे, अवध के नवाब जहाँ शासन करते थे, वहाँ की ये ब्रिटिश रेजिडेंसी है। अब देखिए कितना शानो शौकत वाला स्थान था ये, है ना। तो कहने का मतलब है कि जो रेजिडेंट होता था वो राजा की हर गतिविधि को देखता था। तो इस तरह से भारतीय शासकों की जो आज़ादी है
वो पूरी तरह से छीन गई थी। तो जो रियासतें संधि यानी कि सब्सिडियरी अलायंस को स्वीकार कर लेती थी, वे अपनी इच्छा से फिर किसी अन्य के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी की सहमति के बिना कोई संधि नहीं कर सकता था। मतलब बात को समझिए कि आप यदि हमसे एक बार दोस्ती कर लिए तो फिर दूसरे से दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए आपको हमसे स्वीकृति लेनी होगी। यही था सब्सिडियरी अलायंस या सहायक संधि। आगे देखिए, यदि कोई देशी रियासत सहायक संधि की शर्तों के अनुसार अंग्रेजों को रकम नहीं दे पाता था तो ऐसी स्थिति में उसे अपने राज्य की ज़मीन देनी पड़ती थी। तो कितना खराब है बच्चों कि अपना ज़मीन तक देना पड़ा या देना पड़ता था। तो क्या हुआ, क्या कुछ राजाओं ने इन शर्तों को माना? जी हाँ, शर्तों को माना। और मानने वाले पहले थे हैदराबाद के निज़ाम, जो कि 1798 में ही, जिस साल लॉर्ड वेलेस्ली भारत आया, उसी साल हैदराबाद के निज़ाम ने सहायक संधि को मान लिया। आगे 1799 में मैसूर, बच्चों मैसूर में सीधे सीधे सब्सिडियरी अलायंस लागू नहीं हुई थी। वहाँ टीपू सुल्तान के साथ एक लंबा युद्ध हुआ था और टीपू सुल्तान और हैदर अली दोनों के साथ युद्ध हुआ था। 4 युद्ध हुए थे और उसके बाद कहीं वहाँ टीपू के बढ़ जाने के बाद 1799 में वडियार वंश के जो राजा थे उन लोगों पर संधि की शर्तें लाद दी गई थी। आगे बच्चों तंजौर में 1799, अवध यानी उत्तर प्रदेश वाले क्षेत्र में 1801। अब जो मराठाओं का जो 3 अलग अलग कन्फेडरेशन था उसमें गायकवाड़ मराठा 1803, सिंधिया मराठा 1803 और पेशवा मराठा 1802। तो ये कुछ ऐसे क्षेत्र थे जिन पे कि सहायक संधि लाद दी गई या तो बाध्य करके उनको सहायक संधि मानना पड़ा। तो सहायक संधि एक तरह से अच्छी चीज़ नहीं थी बच्चों, और इसके माध्यम से भारतीयों को बिल्कुल कमज़ोर कर दिया गया। भारतीय शासक अब स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर सकते थे। आप सोच सकते हैं कि आप जहाँ पे रहते हैं, आप जहाँ के शासक हैं, वहाँ पे यदि अंग्रेज़ों की फ़ौज हो, 5,000, 10,000, 20,000 की फ़ौज हो और वो फ़ौज अंग्रेज़ों की बात को माने तो आप कितना स्वतंत्र हो सकते हैं। और बच्चों अंग्रेज़ों को तो इससे लाभ ही लाभ हुआ। उनको तो ढेर सारा फ़ौज तैयार हो गया, हर जगह फ़ौज तैयार हुआ। यदि हैदराबाद में फ़ौज तैयार हुआ तो मैसूर और तंजौर में भी, है ना, पूना में भी उनका फ़ौज तैयार हो गया, नागपुर में भी तैयार हो गया, ग्वालियर में भी तैयार हो गया। हर जगह जहाँ जहाँ जिन राजाओं ने सब्सिडियरी अलायंस को माना वहाँ पे अंग्रेज़ों की फ़ौज तैयार हो गई। और आप जानते हैं कि उस युग में फ़ौज का होना कितना महत्वपूर्ण था। ठीक है बच्चों, अब हम लोग सीधे चलते हैं एक ऐसे शासक के बारे में जानने का प्रयास करते हैं जिसने कि मरते दम तक सब्सिडियरी अलायंस यानी सहायक संधि को मानने से इनकार किया और अंग्रेज़ों की किसी भी शर्त को नहीं माना। तो बच्चों आप पेज नंबर 21 पे फोकस कीजिए। आपकी JCRT पाठ्य पुस्तक के पेज नंबर 21 पे आप देख सकते हैं शेरे मैसूर टीपू सुल्तान 1782 से 1799। बच्चों टीपू सुल्तान का पूरा जीवन लड़ाइयों में बीता है ना। तो यही एक ऐसे शासक हैं जो कि एक तरह से वीर गति को प्राप्त हुए और मरते दम तक इन्होंने अंग्रेज़ों का सामना किया। तो चलिए देखते हैं इनके बारे में। जब हम जानते हैं कि 4 युद्ध हैदर अली और टीपू सुल्तान के द्वारा लड़े गए तो कैसे लड़े गए और क्या हुआ था थोड़ा समझा जाए। चलिए बच्चों, यहाँ पे वैसे तो भारत का वर्तमान मानचित्र है, लेकिन वर्तमान मानचित्र जो है उसमें दक्षिण भारत का जो हिस्सा है वो प्राचीन यानी कि उस युग में, जिस युग की हम बात कर रहे हैं, उस समय और आज वो पूरी तरह से वो भारत के हिस्से में तब भी था और आज भी है।
इसलिए मैंने यहाँ भारत के वर्तमान मानचित्र को ही दिखाया है। और भारत के वर्तमान मानचित्र में यानी कि विभाजित भारत के वर्तमान नक्शे में तत्कालीन मैसूर राज्य और पड़ोसी राज्यों की अवस्थिति को बतलाया है। बच्चों, आज दक्षिण भारत में आप जाएंगे तो वहाँ आपको केरल मिलेगा, तमिलनाडु मिलेगा, आंध्र प्रदेश मिलेगा और कर्नाटक मिलेगा। ये 4 राज्य मिलेंगे। उससे थोड़ा ऊपर की ओर आएंगे तो आपको तेलंगाना मिलेगा, है ना, तेलंगाना मिलेगा और इसके बाद में महाराष्ट्र। तो ये कुछ उस समय आज का जो है नक्शा आपको देखने को मिलेगा। लेकिन बच्चों, उस समय ऐसी स्थिति नहीं थी। उस समय अलग अलग किंगडम था। आप यहाँ देख सकते हैं कि आज तो मैसूर एक शहर है। मैसूर एक शहर है जो कि कर्नाटक राज्य में है। लेकिन उस समय मैसूर का क्षेत्रफल काफ़ी बड़ा था और मैसूर एक किंगडम था, एक राजा के द्वारा शासित क्षेत्र था। तो आप देख सकते हैं कि मैसूर किससे किससे घिरा हुआ था। मैसूर के उत्तर में हैदराबाद का निज़ाम, है ना, दक्षिण में त्रावणकोर और उत्तर पश्चिम में पेशवा यानी मराठाओं का राज था। और यदि सुदूर पूरब की ओर यदि आप जाएंगे तो मद्रास प्रेसिडेंसी में जस्ट उस समय क्या है कि अंग्रेज वहाँ पे जमने का प्रयास कर रहे थे या मद्रास में उनका शासन स्थापित हो भी गया था, लेकिन वो छोटा सा क्षेत्र था। और उससे थोड़ा उत्तर में आप जा देखेंगे बच्चों, जिसको हम लोग तटवर्ती आंध्रा कहेंगे, वहाँ पे उत्तरी सरकार इस नाम से था। ये भी अंग्रेजों का ही क्षेत्र था। ठीक है बच्चों, तो अब आगे देखिए। तत्कालीन मैसूर में वोडेयार वंश के राजाओं का शासन था। वोडेयार राजा जो हैं 1399 से लेके 1950 तक भारत में राज किए हैं। तो बच्चों, यहाँ पे आप मैसूर के इस महल को देख सकते हैं। ख्याल रहे आपको कि मैसूर का ये महल जो है बच्चों, ये बहुत बाद में बना है। ये आप समझिए कि 1905-1910 के आसपास का बना हुआ है। जिस समय टीपू सुल्तान या हैदर अली मैसूर के शासक थे, उस समय ये महल नहीं था। ठीक है, बस सांकेतिक रूप में समझने के लिए मैंने मैसूर के इस महल को यहाँ आपको दिखाया है। तो ये वोडेयार वंश के राजाओं के द्वारा बनाया गया था। और दाहिनी ओर ऊपर की ओर आप कर्नाटक का नक्शा में आप देख सकते हैं कि मैसूर कहाँ पे है। अब ठीक आप आगे बढ़िए और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वोडेयार वंश के जो राजा थे, चिक्का कृष्णराज वोडेयार, उनके 2 सेनापति थे। एक का नाम था नंदराज और दूसरे का नाम था देवराज। तो नंदराज की 1760 में हैदर अली नाम का एक जो सिपाही है वो उसकी हत्या कर देता है। हैदर अली जो पहले सिपाही था बाद में अधिकारी बना और उसके ठीक बाद वो बन गया राजा। ठीक है, वहाँ का शासक बन गया। आगे क्या हुआ बच्चों, तो हैदर अली मैसूर के राजा के मामूली सैनिक थे और इनका जो जन्म हुआ है 1722 में और मृत्यु हुई है 1782 में, जो कि द्वितीय मैसूर युद्ध का समय था 1782। तो 1760 से 1782 तक ये मैसूर का शासक रहा है और इसको हम लोग डिफैक्टो रूलर कहेंगे क्योंकि इसने सत्ता को छीन लिया था। ये कोई जो है पीढ़ी दर पीढ़ी शासक नहीं बने थे, बल्कि इन्होंने, जैसा कि मैंने बताया कि वोडेयार वंश के राजाओं से सत्ता को छीना था, इसलिए इसको हम लोग डिफैक्टो रूलर कहेंगे, है ना। और आगे देखिए तब क्या हुआ। इन्हीं हैदर अली के जो पुत्र हैं उनका नाम था टीपू सुल्तान। तो इनको बच्चों सबसे पहले एंग्लो मैसूर युद्ध होता है, ये 1767 से 1769 में। उस समय तो टीपू सुल्तान बहुत ही छोटे थे, बच्चा थे उस समय, है ना। वो युद्ध जो है वो हैदर अली को लड़ना पड़ा था। तो प्रथम एंग्लो मैसूर वार में, आंग्ल मैसूर युद्ध में मराठों ने हैदर अली का साथ दिया था और हैदराबाद के निज़ाम ने भी अंग्रेज़ों का साथ दिया था। बच्चों, यहाँ पे आप इस नक्शे को अभी जो मैंने नक्शे को दिखाया, उस नक्शे को आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मैसूर के जस्ट बगल में मराठाओं का राज है और वहीं पे आप देखिएगा हैदराबाद के निज़ाम का भी राज है। तो प्रथम एंग्लो मैसूर युद्ध में क्या हुआ, मराठों ने और हैदराबाद के निज़ाम ने, मराठों ने हैदर अली का साथ दिया
और हैदराबाद के निज़ाम ने अंग्रेज़ों का साथ नहीं दिया, यानी कि वो उसके साथ सब्सिडियरी अलायंस करने की शायद नियत रखता होगा, या अंग्रेज़ों के प्रति उसकी जो भी नीति हो, लेकिन उसने अंग्रेज़ों का साथ नहीं दिया। किसने? हैदराबाद के निज़ाम ने। तो इससे क्या हुआ? इससे मैसूर की जीत हो गई, और मैसूर की जीत होने के बाद में एक संधि हुई बच्चों। इस संधि को हम लोग मद्रास की संधि कहते हैं। ठीक है, मद्रास की संधि क्या थी? एक शांति समझौता था जो कि 4 अप्रैल 1769 को हुआ था। तो इस जो समझौते में क्या हुआ कि इसमें ये शर्त थी कि जब कभी मैसूर पर बाहरी हमला होगा तो अंग्रेज उसका साथ देंगे, और दूसरा था कि अंग्रेज़ों ने हैदर को युद्ध का जो हर्जाना था वो भी दिया, और हैदर ने अंग्रेज बंदियों को रिहा कर दिया। तो इस तरह से देखा जाए तो ये ठीक ठाक संधि ही था, हैदर के लिए तो बहुत अच्छा था। इसके बाद क्या हुआ बच्चों कि मराठों ने मैसूर पर हमला कर दिया 1770 में। ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। जो मद्रास की संधि थी उसमें था कि जब कभी मैसूर पर बाहरी हमला होगा तो अंग्रेज उसका साथ देंगे। तो अभी 1770 में क्या हुआ कि मराठों ने मैसूर पर हमला कर दिया। तो मद्रास की संधि के अनुकूल अंग्रेजों को हैदर अली का सहयोग करना चाहिए था, लेकिन नहीं किया। यही घटना द्वितीय एंग्लो मैसूर वार का कारण बनता है। समझ रहे बच्चों? इसी से द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो है वो हैदर की ओर से हमला था अंग्रेजों पर, और इसी लड़ाई में घायल होकर के तुरंत नहीं, थोड़े समय के बाद 1782 में हैदर की मृत्यु हो जाती है। और इस युद्ध में बच्चों याद रखिएगा कि फ्रांस ने हैदर अली की सहायता की थी। जो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने हैदर की सहायता की थी। और इस युद्ध के पश्चात जो है मैंगलोर की संधि होती है 1784 में, और अब टीपू सुल्तान का नेतृत्व शुरू हो जाता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं बच्चों कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेजों की ओर से उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स, है ना, वारेन हेस्टिंग्स। और दूसरी तरफ दोनों पिता पुत्र थे, हैदर अली और टीपू सुल्तान। अब बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे अब टीपू सुल्तान हैं, और अब आ चुके हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस। गवर्नर जनरल अब कौन है? लॉर्ड कॉर्नवालिस, है ना। उसके पहले जहाँ तक जो था सेकेंड में वारेन हेस्टिंग्स थे, है ना। लेकिन अब कौन है? लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो इसमें क्या हुआ? टीपू को इस युद्ध का कारण माना जाता है, और टीपू के द्वारा कुस्तुनतुनिया और फ्रांस से सहयोग लेने का प्रयास होता है। और इसके बाद इस युद्ध में सच पूछिए तो टीपू को बहुत क्षति भी होती है, और सेरिंगपट्टनम की एक संधि होती है ना। 18 मार्च 1792 को श्रीरंगपट्टनम की संधि या सेरिंगपट्टनम की संधि भी इसको हम लोग कहते हैं, जिसमें एक और होता है लॉर्ड कॉर्नवालिस, है ना, जो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से होता है, और दूसरी तरफ होते हैं टीपू यानी मैसूर के शासक, निज़ाम हैदराबाद और मराठा। ये बहुत ही अपमानजनक संधि थी बच्चों। इसमें लगभग टीपू का आधा राज्य उसके हाथ से निकल जाता है, 3 करोड़ हर्जाना भी देना पड़ता है, और टीपू के 2 पुत्रों को बंधक बनाया जाता है। आप यहाँ इस चित्र में देख सकते हैं बच्चों, आपके पेज नंबर 21 पे ये फ़ोटो है, ये तस्वीर है, जिसमें आप देख सकते हैं कि लॉर्ड कॉर्नवालिस के सामने जो है टीपू सुल्तान के बेटों को बंधक बना करके प्रस्तुत किया जाता है। ये डेनियल आर्म द्वारा चित्रित 1799 की तस्वीर है। ठीक है बच्चों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध की बात करते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान वीरगति को प्राप्त होता है, और इस प्रकार से एक लंबा संघर्ष
जो कि 1767 में हैदर अली के समय शुरू हुआ था, 1799 में समाप्त हो जाता है। तो एक प्रकार से बच्चों टीपू सुल्तान को हम क्या कह सकते हैं? टीपू सुल्तान जो हैं वो जीवन पर्यंत लड़ाई लड़ते हैं अंग्रेज़ों से। अब आप देख सकते हैं अंग्रेज़ों ने मैसूर पर सहायक संधि थोपते हुए मैसूर का राजकाज वडियार राजवंश को सौंप दिया। टीपू सुल्तान आधुनिक काल का पहला शासक था जो युद्ध के मैदान में वीरगति को प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार से बच्चों इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको सहायक संधि के बारे में बताया और ये भी बताया कि सहायक संधि को नहीं मानने वाला जो शासक था हैदर अली और टीपू सुल्तान, उस पर कैसे प्रत्यक्ष सैनिक कार्रवाई का रास्ता अपनाया गया। ठीक है, तो पेज नंबर 20 और पेज नंबर 21 को बच्चों आप अच्छी तरह से पढ़िए और उसमें आप देख सकते हैं कि दक्षिण भारतीय राज्य मैसूर के लिए कंपनी ने प्रत्यक्ष सैनिक कार्रवाई का रास्ता अपनाकर अपने राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति की, है ना। हम लोग देखते हैं कि हैदर अली की मृत्यु के बाद भी टीपू सुल्तान को लंबा संघर्ष करना पड़ा। बच्चों किसी व्यक्ति के जीवन में इतने सारे युद्ध होते हैं तो वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है और उसका जीवन जो है कितना कठिन हो जाता है आप सोच सकते हैं। तो टीपू के पिता भी लड़ते लड़ते मारे गए और टीपू भी लड़ते लड़ते मारे गए, लेकिन टीपू ने हमेशा देखा जाए तो अंग्रेज़ों के विरुद्ध ही काम किया और कंपनी के व्यापारिक हितों को हमेशा आघात किया। उसने क्या किया, अपने रियासत के जो बंदरगाह थे, जो पोर्ट थे जहाँ से समुद्री जहाज़ों के माध्यम से सामान जाता था, वहाँ पे चंदन, काली मिर्च और इलायची इत्यादि के निर्यात पर भी रोक लगा दिया था। और साथ ही टीपू ने फ्रांसीसियों की मदद से अपनी सेना का आधुनिकीकरण भी किया था। तो अंग्रेज़ बच्चों असल में इसलिए भी डरते थे क्योंकि टीपू और हैदर अली जो हैं वो फ्रांसीसियों के साथ संबंध हमेशा बढ़ा रहे थे और अंग्रेज़ इससे सशंकित थे कि इससे उनको हानि होगी। और इसके साथ ही साथ बच्चों टीपू जो हैं वे तुर्की और फ्रांस में अपना दूत भी भेजते हैं, अपना मैसेंजर भी भेजते हैं और उनसे संबंध भी बनाने का प्रयास करते हैं और बना भी लेते हैं बच्चों। तो यहाँ हम लोगों ने चार युद्धों के बारे में देखा, प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध, तृतीय और चतुर्थ, है ना। चारों युद्ध अलग अलग परिस्थितियों में हुई है और यदि देखा जाए तो दूसरा युद्ध और तीसरा युद्ध तो काफ़ी लंबा भी चला है बच्चों। और इसमें जो पड़ोसी राज्य थे, चाहे वो हैदराबाद का निज़ाम हो या मराठे हों, सबका कुछ ना कुछ अपना रोल भी है। तो जब ऊपर की कक्षाओं में आप जाएंगे बच्चों तो इन चीज़ों को और भी आप बारीकियों से समझेंगे। अभी आपको मैंने मैक्सिमम जो समझाने योग्य था मैंने आपको समझा दिया है और निश्चय ही आपने टीपू सुल्तान और हैदर अली के बारे में बेहतर समझ विकसित की होगी। तो ठीक है बच्चों, इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ। अब अगले वीडियोज़ के माध्यम से मैं प्रयास करूँगा बच्चों कि मैं आपको विलय का सिद्धांत, जिसको हम कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, तो ये लॉर्ड डलहौजी के समय में हुआ था। और एक चीज़ और है बच्चों, सर्वोच्चता का जो दावा है लॉर्ड मिंटो के समय में, लॉर्ड हेस्टिक्स के समय में, वो मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा और वही हमारा अंतिम वीडियो होगा। तो ठीक है बच्चों, इसके साथ ही मैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। आप टेक्स्ट बुक के साथ जुड़े रहें और पूरी बारीकी के साथ आप टेक्स्ट बुक को एक बार आप पढ़ जाएं। आप इन वीडियोज़ का भी सहारा लें, निश्चय ही आपको ये जो भी विषय वस्तु है इस पाठ का आपको समझने में आसानी होगी। ठीक है बच्चों, जय हिंद बच्चों।